Marge, you can start. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today I welcome you all with another interesting session which is From Space to Earth: The Power of Remote Sensing and Geoinformation Science. For the for the session we got a very inspiring instructor who is Madiha Azim. Let me introduce you people shortly. Ma'am Madiha Azim. Ma'am Madiha Azim is actually a recent graduate in remote sensing and geoinformation science from the Institute of Space Technology, Pakistan. She is also a silver medalist with a CGPA of 3.75. She has a passion for applying geospatial technologies to solve real world environmental and urban challenges. This seminar will give us an insight of how space science connects directly to everyday life on Earth. Over to you, ma'am Madiha Azim. Assalamu alaikum. Am I audible? Walaikum assalam, ma'am. Yes, you are audible. Okay, so a very good evening to everyone, and thank you for joining this session. It is very motivating, and I am very happy to given this opportunity to share my experience with this field, and so that I can also share with you that is what is even GIS and remote sensing is. I hope आप अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे मे बी किसी को पता ही हो सकता है, लेकिन क्या पता किसी को ना बताओ कि ये ऐसी फील्ड है क्या, क्योंकि मोस्टली जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है और जो अभी ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनको कोई करियर काउंसलिंग बेसिकली इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है. जब मुझे अप्रोच किया गया तो मैंने सोचा व्हाई नॉट. मैं जिस चीज़ से गुजरी थी तो मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाली जो यूथ है वो इस चीज़ से ना गुजरे, और वो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें. और जब हमारी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ इस फील्ड को जो है वो प्रमोट भी कर रही हैं, बिकॉज पाकिस्तान से बाहर ये फील्ड जो है वो इतनी ज़्यादा रूटेड और इतनी नेसेसरी हो गई है कि इन फ्यूचर इस फील्ड के बगैर या GIS और रिमोट सेंसिंग के बगैर हमारा कोई भी सेक्टर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर ही नहीं सकता है. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू हेयर. बेसिकली मैं आपसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. सो एक मिनट. मेरी स्क्रीन आप लोगों को आ रही है, प्रेजेंटेशन नज़र? Yes, ma'am, it's visible. ओके, थैंक यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये सेशन, ये वेबिनार किन ऑडियंस को टारगेट कर रहा है. बेसिकली 3 टाइप के स्टूडेंट्स और पीपल को मैं टारगेट करना चाहूँगी इस सेशन में. फर्स्ट वो जो अभी अपने कॉलेजेस में हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, और जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं. लाइक मैं जब 4 साल पहले जब मेरा पर ये टाइम आया था तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज. मुझे ये पता था कि मुझे मुझे ये नहीं पता था कि कौन सी डिग्री करनी है. बस मेरे जहन में ये था कि हाँ मैं कंप्यूटर साइंस कर दूँगी, लेकिन क्यों करना है आई डोंट इवन नो अबाउट इट. सो मैं पहले तो अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूँगी हाउ आई गॉट इनटू दिस फील्ड एंड स्टार्ट लविंग इट. सो फर्स्ट वो स्टूडेंट्स जो हो गए जो हमारे जो सेकेंड ईयर में हैं या इंटर में भी हैं, जो अपनी आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें क्या डिग्री आगे परस्यू करनी चाहिए जिसका कोई स्कोप भी हो, जिसकी कोई वैल्यू भी हो. सेकेंड वो स्टूडेंट हो गए जो अंडर ग्रेड तो कर चुके हैं. अंडर ग्रेड बेसिकली उन्होंने या तो ज्योग्राफी में किया है, एनवायरमेंटल साइंसेज में किया है, बेसिक अगर सिविल इंजीनियरिंग में भी किया है तो भी, और या जो जियोलॉजिस्ट हैं और जो फिज़िक्स में भी कर चुके हैं, तो वो अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मास्टर्स को परस्यू करें तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं. एंड द थर्ड इज़ कि कोई अगर अपना करियर शिफ्ट चाह रहा है, लाइक कोई अगर चाह रहा है कि उसने किस चीज़ में बैचलर्स या मास्टर्स तो कर लिया है लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में, वो ये चाह रहा है कि वो कैसे फ्रीलांस करे, लेकिन वो किसी डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड में फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है. लाइक हमारी जो
कॉपी राइटिंग हो गई और जो ऐसी जो सॉफ्ट स्किल्स हो गई उनसे हट के वो किसी अच्छी कोर फील्ड में फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है, तो वो कैसे अपना करियर शिफ्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूँगी सबसे पहले कि मैं इस फील्ड में कैसे आई। आज से 4 साल पहले जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रही थी, सो कराची में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ वैसे तो नहीं है और हैं भी तो इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो मैं तैयारी कर रही थी कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी फील्ड में पढ़ूँ जिसको पढ़ के आगे का मेरा करियर भी सॉर्ट आउट हो जाए, जिसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो। मैं सोचती थी कि मुझे NIT यूनिवर्सिटी से मुझे जो है वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री करनी है, बट कोविड हैपेंड। कोविड में मेरी इंटर की परसेंटेज गिर गई और जो हमारा मेरिट बनता है कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो इतना ज़्यादा बना कि मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो है वो इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके और कौन सी फील्ड पढ़ूँ। आई वाज सो कंफ्यूज एंड सो ब्लैंक कि मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर व्हाट आई डू, आई स्टार्ट सर्चिंग। Searching is basically the best thing you can do to yourself if you wanted to increase your knowledge in any dynamics in any field. So I start searching के आखिर सिर्फ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग, सिर्फ यही फील्ड्स तो नहीं होंगी दुनिया में, कोई नई कोई यूनिक फील्ड भी तो होगी, और अगर है तो क्या पाकिस्तान उसको पाकिस्तान में वो पढ़ाई भी जा रही है या नहीं। Then I start searching. Then I got to know about the remote sensing and geoinformation. First of all, मैंने जब उसके बारे में पढ़ा तो I was like, ये तो बहुत मुश्किल फील्ड है और मैं इसको पढ़ूंगी कैसे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि जब आप सैटेलाइट के बारे में सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? सैटेलाइट के बारे में सुन के आपके जहन में ये आता होगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एरोडायनामिक्स, ऑब्वियसली सबके जहन में ये आता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि सैटेलाइट बनाई किसके लिए जाती है? सैटेलाइट से जो डेटा आता है उसे कौन इंटरप्रेट करता है? उस डेटा को यूजफुल कौन बनाता है? वो हम बनाते हैं। सो मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले कि अगर जैसे कि आप मेरी स्लाइड में देख सकते हैं कि सबने सोचें कि मैं आपको बहुत बेसिक से एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास आपने एक क्रॉप उगाई, ओके, लेकिन आप उसको देख रहे हैं, यार मेरी क्रॉप जो है वो इतनी बेकार क्यों हो रही है? मैं तो सारी जो टेक्निक्स हैं, सारे स्टेप बिल्कुल सही फॉलो कर रहा हूँ, इसमें क्या ऐसी कमी आ रही है जो रिजल्ट चाह रहा हूँ अपने, वो मुझे मिल ही नहीं रहे। तो आप वो रिजल्ट कैसे लेंगे? ऑब्वियसली आप अपने नेकेड आई से तो वो सब कुछ नहीं देख सकते जो सरफेस लेवल पे है, आपको उसके अंदर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। आपको जैसे डॉक्टर जैसे अब देखें, जैसे हम लोग कोई डॉक्टर है, मैं किसी के पास जाऊँ कि मेरी हड्डियों में क्यों दर्द हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, बज़ाहिर तो मैं सही नजर आ रही हूँ, तो डॉक्टर क्या करेगा? मेरे टेस्ट लेगा, फिर वो बताएगा कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी है। दिस इज व्हाट बेसिकली रिमोट सेंसिंग डज। वो आपको छुपा हुआ जो डेटा है, छुपा हुई जो चीज़ें हैं, वो आपको कैप्चर करके लाती है। आपकी जो आइज़ है ना, आइज़ वो भी बेसिकली रिमोट सेंसिंग ही परफॉर्म करती हैं। आप अपनी आंखों से देखते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, दिस इज़ व्हाट रिमोट सेंसिंग इज़। और रिमोट सेंसिंग का बेसिकली मतलब ये है कि डेटा कलेक्ट करना विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। मतलब जिस चीज़ का आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप उससे फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होते, आप डिस्टेंस से लेके अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। सो अब एक क्रॉप की हेल्थ के बारे में रिमोट सेंसिंग कैसे बता सकती है, तो मैं उसकी भी एग्जांपल देती हूँ। समझे कि मेरा पहला ही यही पॉइंट है कि मेजर द हेल्थ ऑफ अ डिस्टेंट फॉरेस्ट फ्रॉम ऑर्बिट। कैसे? आपको पता है जैसे अभी इस वक्त हमारे ना ऑर्बिट में बहुत सारी सैटेलाइट जो हैं वो ऑर्बिट फंक्शन कर रही है, मूव कर रही हैं, और वो हमारा जो है ना अर्थ का डेटा जो है वो कैप्चर कर रही है। सो वो क्या करती हैं, वो उनके पास जो है ना रेज होती हैं, वो अर्थ के ऊपर जो है वो इंफ्रारेड रेज जो है वो भेजती हैं, और उससे वो रेज जब हमारे फॉरेस्ट की जो हमारी क्रॉप या फॉरेस्ट जो भी है उनके अंदर तक, उनकी फिजिकल कैपेसिटी के अंदर तक जाती है ना, और वो वापस जो है हमारी सैटेलाइट को डेटा प्रोवाइड करती है। इससे हमारा जो है वो सैटेलाइट की हमारी फॉरेस्ट की जो अंदर की कमी है और जब सब है वो हमें मालूम होती है। फिर हम उससे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी क्रॉप में आखिर इशू क्या आ रहा है जो वो ग्रो नहीं कर पा रही, और हम उसके लिए फिर जो है वो प्रोसीजर कुछ करते हैं जिससे वो ठीक हो जाए। ये बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल थी। इसके बाद जो है वो
डिफरेंट एग्जाम्पल में अब हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल क्या आ सकती है? दूसरी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? ये हो सकती है कि कोई भी, जैसे अभी हमारे पास फ्लड आया ना, जैसे अभी पूरा पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ है और कितनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ को नुकसान पहुंचा है इस वजह से। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट बवक्त हमारा जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS है और रिमोट सेंसिंग की मदद से पहले से ही वो इलाके, वो कम्युनिटीज़, उनको वो डेटा निकाल लेती कि जब हमारे पास, हमें पता है ना कि स्लैब आने वाला है इन महीनों में, हमें क्योंकि प्रीवियस डेटा से हमें पता लग जाता है कि स्लैब आने वाला है, ठीक है। तो हम अगर पहले से ही अपना कोई ऐसा इंतज़ाम करती है हमारी गवर्नमेंट कि हम उससे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किन कम्युनिटीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा सैलाब से, तो हम वो पहले से उन कम्युनिटीज़ को आगाह कर देते, वार्न कर देते और वो जगह खाली करा देते, तो कितना नुकसान होने से बच जाता। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है GIS और रिमोट सेंसिंग का कि कोई चीज़, कोई भी अगर हमारा इवेंट होने वाला होता है जिससे हमें नुकसान पहुंचने वाला होता है, वो आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो और आप उसको प्रिडिक्ट करके जो है वो पहले से प्रिकॉशंस ले सकते हो ताकि आपको कम से कम नुकसान पहुंचे। इंटरेस्टिंग। उसके बाद जो हम डिफरेंट चीज़ों में, ये तो हो गया हमारे पास रिमोट सेंसिंग और GIS को मिला के हम कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी सिर्फ GIS से हम कैसे अपना रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। समझिए मैं हूँ एक कॉफ़ी शॉप ओनर, मुझे जो है ना कॉफ़ी शॉप खोलनी है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं बोलूँ कि मुझे स्टूडेंट ज़्यादा चाहिए हों, मतलब मेरी कॉफ़ी शॉप जो है वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे स्टूडेंट्स, स्कूल्स का डिस्टेंस और कॉफ़ी शॉप का डिस्टेंस सिर्फ 15 मिनट का हो, और लेट्स से कोई ऑफिस है, उस ऑफिस का डिस्टेंस और मेरी कॉफ़ी शॉप का डिस्टेंस 20 मिनट का हो, ताकि लोग जो है वो आसानी से मेरे बिजनेस में आ सके। अब आपको ये कैसे पता लगेगा? आप सोच रहे होंगे हम कहीं पे भी जहाँ ज़्यादा खुली हुई है वहाँ वो, ये दैट्स नॉट एन एफिशिएंट वे। इसके लिए भी GIS यूज होती है। कैसे? आपको चाहिए होता है स्पेशल डेटा। अब व्हाट इज स्पेशल? इट्स नॉट स्पेशल, इट्स स्पार्शल। स्पेशल मीन्स आपको चाहिए होता है डेटा बेस्ड ऑन द लोकेशन। स्पेशल जहाँ पे आप सुने उसका मतलब है कि लोकेशन वाला डेटा, जहाँ पे आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यूज हो रहे हो। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है वो पॉइंट्स जहाँ पे कोई लोकेशन का पिन पॉइंट मौजूद है। अब मेरा घर है, घर के भी कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं कॉफ़ी शॉप के लिए वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फाइंड आउट करूँगी जहाँ मेरी सारी कंडीशन मीट कर रही होंगी। ऐसी कंडीशन जहाँ से मेरी कॉफ़ी शॉप जो है वो स्कूल्स के बच्चों के लिए भी करीब हो, ऑफिस वर्कर के लिए भी करीब हो। तो जो पॉइंट फिर मुझे मेरा मैप हमें जनरेट करके देगा, हम वहाँ पे अपनी जो है वो कॉफ़ी शॉप खोलेंगे। ये सब हो गया ऊपर ऊपर का। अब मैं थोड़ा सा और डीपली जाती हूँ जो कि रिमोट सेंसिंग और GIS में बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है। रिमोट सेंसिंग हमें ये बताती है द व्हाट, हम सैटेलाइट के थ्रू पता लगाते हैं कि इस वक्त किस जगह पे क्या मौजूद है। मतलब बेसिकली मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि मैं ये मालूम करना चाह रही हूँ कि 50 साल पहले जो है मेरी एक हॉस्पिटल था, ठीक है, एक 50 साल पहले समझे एक हॉस्पिटल था, उसकी कोई लोकेशन थी। अब मैं क्या करूँगी, अब मेरी जो रिमोट सेंसिंग है, जो मेरी बेसिकली सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट, उससे मैं मालूम करना चाह रही हूँ कि इन 50 सालों में वो हॉस्पिटल जो है वो अब वहाँ पे मौजूद भी है कि नहीं। तो ये हो गया द व्हाट, कि क्या हमारा पास जो 50 साल पहले मौजूद था हॉस्पिटल वो 50 साल भी बाद मौजूद है या नहीं, और अगर वो मौजूद है तो आखिर वो कितने फेजेस से गुजरा है। फेजेस मतलब जिस साल बना उस साल सबसे बेहतरीन, उसके बाद उसको खराब खराब खराब। ये क्या हो गया? ये हो गया टाइम सीरीज। वीडियोस में आपने देखा होगा ना कि टाइम सीरीज बनता है, समझे जैसे कोई जो है बच्चों का टाइम सीरीज बनाए, एक छोटा सा बच्चा टॉडलर, फिर वो बड़ा हुआ थोड़ा 10 साल का, फिर वो बड़ा हुआ 15 साल का, फिर वो बड़ा हुआ 14 साल का, फिर वो बड़ा हुआ 20 साल का। इसको कहते हैं टाइम सीरीज। तो आप रिमोट सेंसिंग जो हमारी सैटेलाइट्स होती है ना, उनका डेटा इतना ज़्यादा होता है, इतने ज़्यादा सालों पे मबनी होता है कि आप उनके थ्रू जो है टाइम सीरीज निकाल सकते हैं। लाइक अगर कोई हमारी
बारिशें हो रही हैं और उनकी वजह से सैलाब आ रहा है, तो सैलाब ऐसे तो नहीं आता ना कि हर साल ही एक जैसा सैलाब आता है, किसी साल कम आता है, किसी साल ज़्यादा आता है, किसी साल बिल्कुल भी नहीं आता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम सीरीज निकाल सकते हैं कि मेरे पास 2019 में इतना सैलाब आया, उसके बाद 20 में इतना हो गया, फिर उसके बाद 21 में इतना। तो ये मैं टाइम सीरीज निकाल रही हूँ। इस टाइम सीरीज का फ़ायदा क्या है? टाइम सीरीज का फ़ायदा ये होता है कि आपको प्रिडिक्शन करने में आसानी होती है। यू कैन डू अ प्रिडिक्शन, आपको प्रिडिक्शन करने में आसानी होती है कि ये इस इंटेंसिटी से हमारा सैलाब जो है वो बढ़ रहा है, तो आने वाले सालों में आखिर कितना ही जो है वो इंटेंसिटी से सैलाब आ सकता है और उसका कितना ही नुकसान हो सकता है। अगर ये चीज़ें हमें पहले ही पता लग जाएं 3-4 साल पहले, तो हम, हमारी गवर्नमेंट और हम लोग जो है वो मिलके कोई ऐसी पॉलिसी ऑब्वियसली जनरेट कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे लोगों का नुकसान कम से कम हो, हमारी क्रॉप जो है वो कम से कम नुकसान में आए। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल। देन अब आ जाते हैं जीआईएस के ऊपर। जीआईएस बेसिकली क्या है? द व्हाट। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ कि जीआईएस के थ्रू जो है ना हम एनालिसिस करते हैं। सैटेलाइट का डेटा तो आपको आ गया, आपने डाउनलोड कर लिया, सैटेलाइट का डेटा आपके पास हो गया। लेकिन सैटेलाइट का डेटा आपको पता है कैसा होता है? सैटेलाइट का डेटा होता है ओनली ब्लैक एंड वाइट। आप जो लेमैन होता है, जैसे आप लोग हैं या कोई भी हो जिसको बिल्कुल भी 0% आइडिया ना हो कि ये क्या है सैटेलाइट के डेटा के बारे में, तो वो बंदा सैटेलाइट का डेटा जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता। सैटेलाइट का डेटा होता है रॉ, एकदम ब्लैक एंड वाइट की शक्ल में। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोग आगे जाके इसको परसू करेंगे तो आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि हम लोग जो होते हैं हम उन पे लगाते हैं एल्गोरिथम्स, एनालिसिस करते हैं, तो फिर क्या होता है? वो ग्रीनरी में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रीनरी तो मैं गलत बोल रही हूँ, ग्रीनरी नहीं, कलरफुल वे में हो जाता है। कलरफुल वे में वो भी डिफरेंट कलरफुल होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आगे की बात हो जाएगी, तो हम अभी बेसिक्स पे रहते हैं। अब हम जीआईएस के थ्रू क्या करते हैं? जीआईएस का बेस डेटा, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, हमारे पास होता है लोकेशन बेस। अब हम उससे क्या क्या निकाल सकते हैं? हम उससे निकाल सकते हैं आखिर कोई चीज़ हमें किसी चीज़ का पैटर्न बता रही है। लाइक अगर मैं आपको पैटर्न की बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं, मैं बोलूं कि कराची का एक इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना चोरियाँ हो रही हैं। अब मैं बोल रही हूँ यार ऐसी क्या बात है कि पूरे कराची को छोड़ के इसी शहर में सबसे ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो वजह है। तो मैं क्या करूँगी? मैं करूँगी ये कि मैं जो उस लोकेशन का डेटा है वो उठाऊँगी, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं मैं उनका देखूंगी कि आखिर वहाँ पे रहने वाले के लोगों की एजुकेशन क्या है, ठीक है, और वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो है एजुकेशन के अलावा जॉब की सूरत हाल कैसी है। फिर मैं उसको कंपेयर कराऊंगी पूरे कराची से कि पूरे कराची के लोगों की एजुकेशन क्या है उन लोगों के मुकाबले में और उनकी जॉब की सूरत हाल क्या है। फिर एक मेरे पास पैटर्न बन के आएगा। एक पैटर्न क्या बन के आएगा? जो कि पूरे कराची के ऊपर होगा, जहाँ पे कोई चोरी चकारी कुछ नहीं हो रही, वहाँ का मेरे पास क्या पैटर्न बन के आया कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे भी हैं, वहाँ के लोगों की जॉब्स भी स्टेबल है। लेकिन वो जो एक मेरा हॉट स्पॉट एरिया है ना जहाँ पे मसला चल रहा है, वहाँ का पैटर्न मुझे कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है। वो क्या नज़र आ रहा है कि वहाँ पे लोग पढ़े लिखे भी नहीं है और उनको जॉब की परेशानी भी बहुत है। तो मैं इससे क्या एनालिसिस कर सकती हूँ? मुझे क्या एक पैटर्न दिख रहा है? मैं क्या, आप खुद जहन से सोचें, आपके जहन में क्या पैटर्न आ रहा है? ये पैटर्न आपके जहन में आ रहा है कि हाँ भाई, जहाँ पे जो है लोग परेशान होते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते या जिनके पास पैसों का मसला होता है, उसी इलाके में चोरियां ज्यादा होती हैं। आ रही है बात समझ? एक पैटर्न समझ में आ रहा है। सो बेसिकली ऐसे हम लोग जो है ना, किसी कोई चीज़ अगर हमारी कुछ हो रही है, कुछ भी हो रहा होता है ना, उसके पीछे कोई पैटर्न होता है। तो आप अपने जीआईएस के जो एनालिसिस होते हैं, जो डेटा आपको मिलता है, उसके थ्रू आप वो पैटर्न निकाल सकते हैं, आप प्रिडिक्ट ट्रेंड कर सकते हैं, आप जो है वो अपनी सिटीज़ की स्मार्टली प्लानिंग कर सकते हैं। अब बेसिकली मैं आपको देती हूँ अब एग्जांपल, मेरा जो है ना FIP प्रोजेक्ट क्या था, वो मुझे इसमें बहुत टाइम लगा था क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। क्या था मेरा बेसिकली FIP प्रोजेक्ट? मैंने क्या लिया, मैंने लिया पंजाब में आपको पता है कितनी स्मोग होती है, और मैंने लिया 5 साल का डेटा और मैंने उस पर अप्लाई किए थोड़े एल्गोरिथम्स ये देखने के लिए कि आखिर ट्रेंड्स चल क्या रहे हैं, क्यों जो है वो इतनी ज़्यादा पोल्यूशन आ रही है।
सो मुझे क्या ट्रेंड मिला कि क्योंकि गैसेस जो होती है ना वो कभी भी किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, वो किसी साल ज़्यादा हो जाती हैं, किसी साल कम हो जाती हैं। तो मैंने क्या पाया, मैंने देखा कि जो कोविड का टाइम था ना, उस वक्त हमारे पास कितना लॉकडाउन हो गया था, तो कोई हमारा इतना ट्रैफिक का मसला नहीं होता था और पोल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। तो उस टाइम पीरियड में इतनी कम हमारे पास जो है वो पोल्यूशन के ट्रेंड्स आए, और जो मेरा 24 और 23 का डेटा था उसमें पोल्यूशन के ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गए। तो ये क्या हुआ, ये मेरे पास पैटर्न शो हुआ। और ये कैसे शो हुआ, मैंने पैटर्न कैसे निकाला कि जब पोल्यूशन और हमारा जो ट्रैफिक होता है, पोल्यूशन होती है और सब इसका जो सारी चीज़ें मिलाती हैं, तो ये हमारा कंट्रीब्यूट कर देती हैं ज़्यादा हमारी स्मोक में। और जब यही चीज़ें कम होती हैं तो ये हमारे पास कम पोल्यूशन जो है वो जनरेट करती हैं। तो अब मैंने क्या कर लिया, मैंने रूट कॉज पकड़ ली कि असल में पोल्यूशन और ट्रैफिक की वजह से हमारे पास स्मोक का सीज़न इतना ज़्यादा आ रहा है। अगर हम इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली स्मोक का जो मसला है वो भी खुद ब खुद हल हो जाएगा। तो ये द डिफरेंस हो गया। रिमोट सेंसिंग हमें सैटेलाइट का डेटा देता है, हम उस पर जो है वो एल्गोरिदम्स लगाते हैं, और उस एल्गोरिदम के थ्रू हमारे पास जो पिक्चर ब्लैक एंड वाइट होती है, जो रॉ डेटा होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है मीनिंगफुल डेटा में। एट द एंड जीआईएस क्या करता है, जीआईएस हमारे पास या तो वही जो सैटेलाइट का डेटा होता है वो, या जो डिफरेंट सिटीज़ का पोल्यूशन और पॉपुलेशन का डेटा होता है उसको मिला के हमारे पास कोई पैटर्न रिवील करता है, हमारे पास हमें ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने में मदद देता है। अब ये सब इतनी सारी लंबी बात करने के का मकसद सिर्फ ये था कि एक लास्ट में आपके पास क्या चीज़ बन के आती है, आपके पास आता है एक मैप बन के। मैप से आप सोच रहे होंगे यार मैप तो कोई भी बना ले, बच्चों वाला खेल है मैप बनाना, एक उठाओ किसी भी कंट्री का वो ड्रॉ करो और बन गया मैप। नहीं, मैप अपने अंदर एक स्टोरी कैप्चर रखता है और उसको सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सकता है, पढ़ सकता है जिसको पढ़ना आता हो। कैसे? सबसे पहले हम फिर से शुरू करते हैं। हमने क्या किया, कैप्चर किया सबसे पहले सैटेलाइट डेटा। सैटेलाइट हमारे पास डिफरेंट तरीके की होती हैं, ड्रोन्स भी हमारे पास सैटेलाइट में आते हैं, ठीक है। हमने अपनी सैटेलाइट से हमने इमेजेस ले ली, उसके बाद हमने ट्रांसलेट किया डेटा बीम्स बैक टू अर्थ स्टेशन फॉर प्रोसेसिंग। जो हमारे पास सैटेलाइट डेटा आता है वो हम लोग रॉ नहीं ले लेते, पहले वो प्रोसेस, उसमें जो एरर्स होते हैं वो रिमूव होते हैं, ठीक है, वो रिमूव होते हैं, फिर हम उसको अपने पास डाउनलोड करते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं हम जीआईएस के थ्रू। अब जीआईएस बेसिकली खुद कुछ नहीं है, जीआईएस के अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं बने हुए जीआईएस के लिए, हम उसके अंदर जो है वो अपना डेटा अपलोड करते हैं और उन सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग काम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक मैप खूबसूरत सा अच्छा सा बना के जनरेट कर देते हैं और अपनी रिपोर्ट के साथ कि ये मैप आपको असल में बता क्या रहा है, आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है। अब मैं थोड़ी सी ना, पीछे भी मैंने आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दी है, लेकिन यहाँ पे भी मोटी मोटी मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे देती हूँ कि किस तरीके से हमारे पास जीआईएस और रिमोट सेंसिंग मिला के क्या कर रहा है। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, डिज़ास्टर क्या होते हैं हमारे पास, फ्लड्स का आना, वाइल्ड फायर्स और अर्थक्वेक का आना। तो हमारे पास जब ये डेटा मौजूद होता है हम फ़ौरन से अपने मैप्स बनाते हैं और उनको रियल टाइम पे अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो फुल्ली जल्दी से एक्शन ले सके और जो हमारे लोग हैं उनकी जानें बच सकें। तो बेसिकली एक तरीके से आप एक जीआईएस एनालिस्ट लोगों की जानें भी बचा रहा होता है। दूसरा ये एग्रीकल्चर, मैंने जो सबसे शुरू में आपको एग्जांपल दी कि आप अपनी जो है वो सॉइल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एग्रीकल्चर एक बंदा किसान होता है उसको सिर्फ अपनी क्रॉप्स की नहीं अपनी सॉइल की भी जो है वो देखभाल करनी पड़ती है। तो इसके थ्रू आप अपनी सॉइल की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और अपनी क्रॉप्स की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। और स्मार्ट सिटीज़ की मैं आपको बेहतरीन एग्जाम्पल अपनी, क्योंकि मैं रिसेंटली मैं अभी लाहौर से होकर आई हूँ, तो मैं आपको सिर्फ बिल्कुल यही एग्जाम्पल दे सकती हूँ जो मेरे जहन में आ रही है, कराची और लाहौर। स्मार्ट सिटीज़ का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्मार्ट सिटीज़ का मतलब ये होता है कि वहाँ पे रहने वाला जो शख्स है
वो सेफ फील करे, उसको जो है वो सारी सहूलियात अच्छे से मैसर हों, वहाँ के जो रोड्स बने हुए हों वो ऐसे हों कि वहाँ पे ट्रैफिक जैम ना हो, वहाँ के रोड जो हैं वो ऐसे हों जहाँ पे इंसान आसानी से पैदल चल सके। और ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं एक स्मार्ट सिटीज़। स्मार्ट सिटी प्रोवाइड करता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल से आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है। दैट्स वाई इन अ कंट्री वेयर स्मार्ट सिटीज़ होती हैं, वहाँ की का लाइफस्टाइल, वे ऑफ लिविंग बहुत हाई और बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। अब कराची की एग्जांपल ये है कि कराची के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब हो चुका है कि यहाँ पे कोई नज़्म ज़ब्त, कोई निज़ाम नहीं है। बनिस्बत इसके लाहौर से अभी मैं होके आई तो वहाँ पे ऑरेंज लाइन, वहाँ के रोड इतने अच्छे बने हुए, वहाँ पे इतनी ग्रीनरी, वहाँ पे पॉल्यूशन होगी लेकिन उस टाइम पे इतनी कम। सो एक स्मार्ट सिटीज़ में रहने वाला बंदा उस बंदे से कई गुना मेंटली तौर पे सुकून में होता है जो एक स्मार्ट सिटी या वेल डेवलप सिटी में नहीं रह रहा है। तो इसलिए अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दे रही है कि स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएं। अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो लेकिन आप पाकिस्तान से बाहर जितनी भी देखेंगे, जब आप इस फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे और आपको डिफरेंट डिफरेंट इस फील्ड के वो देखेंगे कि आप कहाँ जा सकते हैं, तो आपको एक स्मार्ट सिटीज़ का भी ऑप्शन नज़र आएगा। और स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा काम हो रहा है बिकॉज एज यू नो कि हमारी पॉपुलेशन हर दुनिया में इतनी बढ़ गई है, तो स्मार्ट सिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं एक हेल्दी और अच्छी पॉपुलेशन के लिए। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लाइमेट साइंस। एज यू नो कि हमारे पास क्लाइमेट के कितने इश्यूज आ रहे हैं, सी लेवल जो है हमारा राइज हो रहा है, हमारी गैस की इमिशन कितनी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है। आप इन GIS और रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो हमारी क्लाइमेट की जो भी चेंजेस आ रही हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं। अब उसको स्टडी करने के बाद जो है वो उसके सॉल्यूशन अपनी गवर्नमेंट को या पॉलिसी मेकर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाती है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का बेसिक मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप ना प्रिडिक्शन ऐसे कर सकते हैं कि समझे कोविड आया, ठीक है, अब कोविड आया तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कोविड जो है वो किस एरिया में सबसे ज़्यादा फैलेगा, किस एरिया में सबसे कम फैलेगा। तो आप अपने जो डेटा है उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोविड किस टाइम पे किस जगह पे सबसे ज़्यादा फैलने वाला है। देन सो ऑन, और भी इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद बेसिकली आप जब सोच रहे होंगे क्या ये करियर मेरे लिए है भी कि नहीं, ये हमारे पास 5 चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को में इंटरेस्टेड हैं, तो दिस करियर इज़ डेफिनेटली फॉर यू। सबसे क्या, क्यूरियस, पजल सॉल्वर। लेट मी टेल यू वन थिंग, GIS लोग उसको इतना एम्फेसाइज तो करते हैं लेकिन GIS का जो डेटा होता है वो इतना ईजी नहीं होता है। GIS के डेटा को क्लीन करना और ये पता लगाना कि आखिर ये डेटा में से मैं अपनी मकसद की इंफॉर्मेशन कैसे निकालूं, वो सबसे मुश्किल टास्क होता है। तो अगर तो आपके अंदर इतने पेशेंस हैं और आप इतने पजल सॉल्वर हैं तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर इस फील्ड में आगे जाएंगे। और आप क्रिएटिव थिंकर हैं क्योंकि एक सॉफ्टवेयर आपको मिला हुआ है। अब एक चीज़ को करने के 1000 तरीके हैं, लेकिन वो तरीका आपको अपने लिए बेस्ट जो लगे आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से वो आपको ढूंढना है, वो आपको स्टडी करना है, वो आपको अप्लाई करना है। कोई वो तरीका जिससे आपका रिजल्ट भी बेहतरीन आए, जिससे आपके टाइम भी कम लगे और जिससे आपका डेटा भी डिस्ट्रॉय ना हो। उसके बाद टेक एंड डेटा एंथुसियास्ट, मीनिंग ऑब्वियसली बात है ये एक टेक्नोलॉजी है और सॉफ्टवेयर जो है वो कभी भी एक जैसे नहीं रहते, सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट होते रहते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं तो आपको अपने आप को भी अपडेट करना पड़ता है, आपको पुराने सॉफ्टवेयर से न्यू सॉफ्टवेयर में ट्रांजिशन करनी पड़ती है। सो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे हैं जो आप कंफर्टेबली दूसरे सॉफ्टवेयर में अपने आप को जो है वो ट्रांजिट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। और जो हमारे पास चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है पैशनेट अबाउट द इम्पैक्ट।
कि आप आखिर अपनी सोसाइटी को दे क्या रहे हैं, आपके काम से सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट भी पड़ रहा है या बस आप अपने काम किए जा रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि GIS और रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम जितनी अपनी कम्युनिटी की मदद कर सकते हैं और जितनी ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान में है GIS और रिमोट सेंसिंग की, मेरा नहीं ख्याल कि और किसी को इतनी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे एक तो काम बहुत कम हो रहा है इस फील्ड के ऊपर, लेकिन आयरॉनिकली कि यहीं पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है GIS की और रिमोट सेंसिंग की, क्योंकि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, पाकिस्तान में स्मार्ट सिटीज़ की ज़रूरत है, पाकिस्तान में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों के लिए एट द एंड ऑफ द डे यू विल नीड GIS एंड रिमोट सेंसिंग। एंड द लास्ट थिंग इज़, एंड आई थिंक ये हर डिग्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग लर्नर। बिकॉज GIS की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास AI के साथ इंटीग्रेट कर रही है, सो ऑब्वियसली जो हम पीछे पड़ रहे होंगे, आगे नई चीज़ें आती रह रही होंगी, तो हमें जो है वो अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। देन उसके बाद ये मैंने कुछ वो लिखी है कि आप कैसे इस फील्ड में अपने आप को इन कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, तो आप कैसे कर सकते हैं। वही मैंने जो शुरू में बोला, या तो आप इसमें बैचलर्स डिग्री लें, फिर आप उसमें मास्टर्स कर लें। देन अगर आपको रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट है तो आप PhD में चले जाएं। फाउंडेशनल स्किल्स की क्या क्या होती हैं, हमारे पास GIS के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे पास एक ArcGIS होता है और QGIS होता है। ArcGIS हमारे पास पेड होता है, QGIS हमारे पास फ्री होता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग कुछ करने का कोशिश करें या शुरू करें तो QGIS पे जाएं। QGIS जो है वो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद सम डेटा एनालिसिस सीखें, स्पेशल रीजनिंग सीखें। अच्छा, प्रोग्रामिंग पिछली जो हमारे पास टाइम था GIS में इतनी ज़रूरी नहीं होती थी, लेकिन जैसे आपको लग रहा है कि अब हमारे पास AI आ रहा है और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो यस, इस फील्ड में भी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग अब ज़रूरी हो गई है। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग की स्किल्स है तो आप इस फील्ड में बहुत आगे तक जाएंगे। देन आपके पास ऑब्वियसली सॉफ्ट स्किल तो लाजमी है, होनी चाहिए। जब आप एक मैप बना रहे हैं तो आपको जो है वो स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए और आपको जो है वो कम्युनिकेशन आनी चाहिए। कैसे स्टार्ट करना है, जो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो फ्री टूल्स लिखे हुए हैं, जैसे मैंने बताया QGIS, फिर ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं और कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करें और जो बच्चे न्यू हैं और वो उनके साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके और खुद से सीखें। अच्छा, फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है, और जैसे मैंने बताया 1000+ सैटेलाइट जो है वो लॉन्च हो चुकी हैं, जिससे हमें जो है वो हर न्यू टाइप का डेटा मिल सकता है, वेरी एडवांस डेटा मिल सकता है, तो ये सबसे अच्छी बात है। उसके बाद हमारे पास 90% लोकेशन डेटा, हमें अब जो हमारे पास आगे आने वाला डेटा होगा वो हमें 90% लोकेशन बेस्ड डेटा चाहिए होगा। और जॉब ग्रोथ जो है वो इसकी 50 मिलियन होने वाली है इन कमिंग ईयर्स, बिकॉज मैंने ऐसे बताया कि अब आगे आने वाले दौर में GIS और रिमोट सेंसिंग आपके लिए हर सेक्टर में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि आपको अगर कोई जहन में सवाल आ रहा है कि मैं तो जो है वो टेक हेवी नहीं हूँ, मतलब मुझे तो टेक्निकल चीज़ों में पढ़ने का शौक ही नहीं है, लाइक कोडिंग मुझे बहुत मुश्किल लगती है, मुझे तो एनालिसिस बहुत मुश्किल लगता है। रिलैक्स, सबसे पहले रिलैक्स, कुछ मुश्किल नहीं होता। आपको सब चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ती हैं। आपने ABCD भी तो ज़ीरो से ही सीखी ना, लेकिन आपको आई, उसके बाद आप उसमें मास्टर्स कर गए। इसी तरह इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और दूसरा सवाल ये आएगा, कोई अगर यहाँ पे हो जिसका बैकग्राउंड साइंस में नहीं हो, तो क्या मुझे साइंस का बैकग्राउंड चाहिए इस चीज़ को पढ़ने के लिए? नो। ये सबसे अच्छी बात है इस फील्ड की कि आपको, अगर आपका आर्टिस्ट माइंड भी है ना, तो ऑब्वियसली बात है जब आप एक मैप बना रहे होंगे, मैं भी आपको मैप की एग्जांपल दिखाऊंगी जो मैंने रिसेंटली बनाया है। जब आप एक मैप बना रहे होंगे तो आपके जहन में कलर्स आएंगे कि मैं किस चीज़ को किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो वो जो आपका आर्टिस्ट माइंड है वो आपके मैप को बेहतरीन बनाने में बहुत मदद करेगा। The job market is competitive. Yes, unfortunately yes, the job market is very competitive. और पाकिस्तान में अपना करियर इस चीज़ में बनाना, आई थिंक सो पंजाब साइड पे तो बहुत इजी है, क्योंकि पंजाब साइड पे GIS से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टार्टर हैं, बिकॉज वहाँ पे एग्रीकल्चर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे अपना करियर स्टार्ट करना इस चीज़ में बहुत ईजी है बनस्बत इसके के सिंध में। देन उसके बाद ये हमारी लाइट स्लाइड है,
जिसमें मैंने आपको यही सजेस्ट करूँगी, मैंने आपको यहाँ पे नीचे लिंक दे दिया है कि अगर आप QGIS को जो फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहें और अगर कोई कोर्स जो है वो आप कोर्सेरा से एक्सप्लोर करना चाहें। एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, लेकिन उससे पहले जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको ज़रा एक मैप दिखा दूँ। सो कोई मुझे बता सकता है कि इस मैप से आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है? आप बस मुझे वन वर्ड आंसर कर दें कि क्या शो करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। एनीवन? हेलो? यस, राउट्स, बाउंड्रीज, ये बिल्कुल सही जवाब है। रूट्स हैं इसमें, बाउंड्रीज भी हैं इसमें। सिटीज स्ट्रक्चर आई डोंट, मतलब मैं इसको नहीं करूँगी, ये सिटी के बारे में ही है लेकिन नॉट अबाउट स्ट्रक्चर। सो मैं आपको बताती हूँ। रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, ये भी आपकी एक अच्छी एग्जांपल चाहिए कि आप उससे निकाल सकते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मुझे बोला ये मेरे पास कतर की जो है ना एक मार्केट है, ठीक है। अब मुझे आपने ये करना है कि कतर के अंदर जो है वो डिफरेंट हमारे पास बसेस के रूट्स बने हुए हैं, ठीक है। और हमारे पास ऑब्वियसली जब मार्केट है तो रोड भी होंगे उससे। तो आप मुझे ये बता सकती हैं एक मैप के थ्रू कि अगर मैं इस मार्केट के अंदर खड़ा हुआ हूँ तो मैं अगर पैदल चलूँ तो मुझे कितनी दूर बस स्टेशन पड़ेगा और कितनी दूर मुझे मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। लेकिन अब ये तो नहीं है ना अगर मैं चलना शुरू कर रहा हूँ तो मैं चलता ही रहूँ। मेरा टाइम लिमिट है सिर्फ 15 मिनट, कि अगर मैं इस मार्केट से निकल के 15 मिनट तक चलूँ तो उसके बाद मेरे पास कितने बस स्टेशन आएंगे और कितने मेरे पास मेट्रो स्टेशन आएंगे। सो एज यू कैन सी इन द लेजेंड, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं रेड से स्टेशन मेट्रो। ये जो रेड रेड हैं ये सारे मेट्रो स्टेशन हैं, और जो ये मेरे पास जो है बस के स्टेशन हैं ये मेरे पास ब्लैक से हाईलाइट हुए हुए हैं। और ये मेरे पास रोड्स हैं जो हमारे पास मेन रोड्स होते हैं, और रेड से हमारे पास फुटपाथ हैं जहाँ पे आप इजीली पैदल चल सकते हैं। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने अपनी जो है ना, मैंने क्या किया, मैंने इस जो पूरे मेरे पास मार्केट है उसके इर्द गिर्द जो है मैंने एक बाउंड्री कह लो या बफर बना दी। कैसे बना दी मैंने बफर? मैंने बोला मुझे सिर्फ 15 मिनट पैदल चलना है। अगर मैं 15 मिनट तक पैदल चलूँ तो मैं इस मार्केट से निकल के कितना दूर जा सकता हूँ। तो आप ये जो पर्पल आप ये देख रहे हैं लोकेशन का निशान, पिन पॉइंट, आप इस मार्केट से निकल के 15 मिनट में सिर्फ यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक रेड तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं। तो जब आप इतना जा रहे हैं तो आपके पास बीच में 2 मेट्रो स्टेशन आएंगे और 13 आपके पास जो है वो बस स्टेशन आएंगे। दैट्स व्हाट GIS बेसिकली कैन डू, दैट्स इट्स पावर, कि वो आपको छोटी से छोटी चीज़ का आंसर भी दे सकती है और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर सकती है। ये मेरा एक आपको मैप दिखाने का तरीका था सिंपली। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने अपना जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो बनाया था, ये रहा, यू कैन सी, ये मैंने जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो मेरा बनाया था, ये उसकी जो है गैसेस का डेटा कलेक्ट करके मैंने सैटेलाइट के थ्रू डाउनलोड करके और GIS से अपना अप्लाई किए थे सारे प्रोसेस। तो ये जो आपको सब रेड में दिख रहे हैं ना, ये सारे हैं हॉटस्पॉट। मतलब 2018 में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो हॉटस्पॉट आ रहे थे वो लाहौर और गुजरांवाला में आ रहे थे। 19 में भी उसी पे रहे। 20 में देखें बढ़ गए, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में आ गए। 21 में और बढ़ गए, और कहाँ, DG खान, मुल्तान, साहिवाल। फिर उसके बाद 22 में थोड़े कम हो गए, 23 में जो है वो थोड़े और कम हो गए, 24 में और कम हो गए, क्योंकि 24 का डेटा जो है वो उस वक्त पूरा अवेलेबल नहीं था कि कम डेटा पे हुआ है, तो वो ज़्यादा हॉटस्पॉट उसके शो ही नहीं कर रहा। आई होप आपको इसका थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। एंड हियर आई एम गोइंग टू एंड माई सेशन। तो अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो प्लीज़ आज मैं क्या पता अच्छी तरीके से जवाब दे सकूँ उनके।
Dear participants, if anyone have questions, they can ask from ma'am. आई थिंक सो फिर हम एंड करते हैं सेशन, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो। Ma'am, I have a question. यस प्लीज आस्क। मैम, अगर आप हमें बताएं, अगर पाकिस्तान में करंटली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा इसके लिए अगर कोई काम इस पर अगर हो रहा है तो बाय यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी लाइक अर्ली डिजास्टर यस मैनेजमेंट। यस यस यस, पाकिस्तान में काम, पाकिस्तान में जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा डिपार्टमेंट है। आप सर्च करें, पाकिस्तान में पीडीएम में है, एनडीएम में है। पीडीएम में मींस के वो सिंध का डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है। एनडीएम में आई थिंक सो वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है। आप इन डिपार्टमेंट को सर्च करें, यहाँ पे पूरे आपको इनके मैप्स मिलेंगे, इनके सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिस पे वो काम कर चुके हैं। बेसिकली अभी मेरा इंटरव्यू भी हुआ था पीडीएम में, तो उन पे कराची में जो काम होता है, कराची में ज़्यादातर रिलेटेड काम होता है क्योंकि हमारा साहिल समंदर बहुत करीब है वो, तो उससे रिलेटेड जो वाटर हाइड्रोलॉजी होता है उससे रिलेटेड काम होता है। बाकी जो एनडीएमए वाली साइड है जो इस्लामाबाद में है, उससे जो है वो वहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट लैंड स्लाइडिंग हो गई, पोल्यूशन हो गई, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके डिजास्टर हैं, अर्थक्वेक है, उससे रिलेटेड बहुत काम हो रहा है। आप सर्च करेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच मैम। वन क्वेश्चन मोर मैम। यस। मैम, अगर आप हमें बताएं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में, लाइक हमारे डिफरेंट कंट्रीज में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिस तरह आपने हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया कि हम कैसे एकेडमिक रूट हम एंटर हो सकते हैं इस फील्ड में। तो डिफरेंट सिटीज में अगर आप हमें कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताएं जो इस यस फील्ड। यस, फॉर श्योर। मैं आपको जो जिन यूनिवर्सिटीज़ का मुझे पता है मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। अगर आप लोग कराची से हैं तो कराची में एनईडी यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हो गई। देन उसके बाद अगर आप पंजाब साइड से हैं तो आईएसटी, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, आईएसटी, वहाँ पे ये फील्ड है। नेस्ट में ये फील्ड है, एयर यूनिवर्सिटी में ये फील्ड है, और इस्लामाबाद में तो खैर बहुत ही हैं यूनिवर्सिटी जिसमें ये फील्ड है। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये फील्ड है। दैन उसके बाद पेशावर साइड पे अगर आ जाएँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मे बी पेशावर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे ये फील्ड है। और कराकोरम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये फील्ड है। सो ये हैं चंद यूनिवर्सिटीज़ जहाँ जिनका मुझे पता है। बाकी आप लोग इंशाल्लाह सर्च करेंगे गूगल पे ये यूनिवर्सिटी का नाम, मतलब ये फील्ड का नाम लिख के, और लिख के कि पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको और भी रिजल्ट मिलेंगे। एंड वन थिंग ऑल्सो, अगर आप में से यहाँ पे कोई मास्टर्स का स्टूडेंट या मतलब कोई स्टूडेंट अगर इस फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे पता है कि सिंध में, पंजाब साइड पे ये फील्ड ज़्यादा मशहूर है। तो अगर बिल्कुल इस फील्ड से रिलेटेड नहीं भी है, लेकिन अगर ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल, मतलब किसी ना किसी तरीके से उसको जीआईएस के बारे में या रिमोट सेंसिंग के बारे में कुछ पता है और वो बैचलर्स कर चुका है या लास्ट ईयर में है, तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर दी स्कॉलरशिप। जैसे हमारी इरस्मस मंडस की स्कॉलरशिप खुल चुकी है, तो इरस्मस मंडस में बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड आपको मास्टर्स के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सो प्लीज़ डू अप्लाई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम। So with that, we have to wrap up our session. We are really grateful for your fresh and amazing insights, Ma'am Madiha. It truly connects the space technology with the governance on Earth, perfectly matched with our topic, which was from space to Earth. It covers fields like healthcare, climate change, disaster management, etc. And by using such advanced technologies, we can minimize the challenges and loss of disasters up to a great extent. So our ma'am Madiha Azim suggested our students that we must take part and show our interest in fields like GIS, artificial intelligence, space technologies, etc. As it's the need of time, and as the world is going through transformation with the help of technological advancement. So if we are willing to cope up with the current challenges and make our nation to stand in the race of developed nation, we must have to invest in such fields.
So with that, I thank you all participants and especially to our instructor, Ma'am Madiha Azim, for such insights. Uh, we are hoping your participation in the upcoming sessions as well. Till that, take care of yourselves and Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.